हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो आज मैं आपके लिए न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस सीरीज़ रहेगी ये, और इस सीरीज़ में सीटेट पेपर टू है। ये पेपर टू के लिए सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने। तो पेपर टू के हिंदी पेडागोजी की मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट की है आज से, ठीक है। सो सबसे पहले हम जो है रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद उल्टा हम यहाँ से प्रोसेस चलाएंगे अपना। सबसे पहले 21 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ वो देखेंगे, फिर उससे पहले आपका 20 अगस्त 2023 को वो देखेंगे, फिर उसके बाद जो है कुछ 2023 के प्रीवियस ईयर्स देखेंगे, है ना। तो कुछ मैं वहाँ पर 2022 के भी ऐड कर दूँगी। तो इस तरीके से लगभग 15 सेट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी हिंदी पेडागोजी पेपर टू के। और एक मैंने ऑलरेडी मैराथन इसकी कंटेंट की करा दिया। अगर आप उस मैराथन को देख लेते हैं, उसके बाद ये 15 क्लास देख लेते हैं, तो हिंदी पेडागोजी में आप 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हैं, ये मैं कह सकती हूँ, ठीक है। बाकी देखिए आपकी खुद की पर्सनल जो है मेहनत पर भी डिपेंड करता है कि आप जो है देखिए कितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ये 15 क्लास आपने अच्छे से देखी है, इनके कॉन्सेप्ट को समझा है या नहीं, ठीक है। और अगर आपको एक बार ना आपको इनमें से ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मेरे पर ही डिपेंड है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, तो पहले आपको खुद उसका आंसर जो है अपने मन में सोचना है कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है, तो फिर आपको ये चेक करना है कि आप 15 क्वेश्चन रहते हैं हिंदी पेडागोजी के, आप सभी को पता है 15 आपके पैसेज वगैरह आते हैं ना। तो 15 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट गए हैं वो आपको देखना है, और गलत कितने गए हैं और वो किस टॉपिक से गलत हुए हैं उस टॉपिक को आपको समझना है, पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग से गए हैं गलत, ठीक है, तो उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है और नेक्स्ट जो सेट होगा उसमें आपको उसमें यूज़ करना है। इस तरीके से आप अपना स्कोर जो है एनहेंस कर पाएंगे और आपके जो मार्क्स हैं वो भी बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको सीरीज़ पसंद आएगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना और इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 21 जनवरी 2024 का जो है आज सेट देखने वाले हैं। 21 जनवरी 2024 को आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो जो 15 क्वेश्चन पेडागोजी के वो हम देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या है, कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरे लोगों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है, यानी कि थोड़ी सी अलग है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, वो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कोझिकोड क्या है, यहाँ पर केरल का एक विशेष समुदाय है, ठीक है, केरल का। अब वहाँ पर जो है मलयालम इसी स्थान में दूसरे लोगों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है, यानी कि ये जो कोझिकोड है ना, इसमें एक समुदाय के लोग जो हैं मलयालम बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो भी मलयालम बोलते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि थोड़ा सा शब्दों का डिफरेंस है, वो कुछ थोड़े से अलग वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने आप लोग अपने यहाँ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जैसा आप बोल रहे हैं बिल्कुल सेम आपकी जो कॉलोनी है या आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, या जिस स्ट्रीट गली में आप रह रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल सेम आपके जैसा वर्ड्स बोलते हैं, ऐसा नहीं है ना। आप देखोगे कि उनके वर्ड्स में आपके वर्ड्स में डिफरेंस होता है कुछ ना कुछ, है ना। तो यही डिफरेंस आपका इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो भिन्नता है एक समाज से दूसरे समाज में जो लोग बोल रहे हैं, तो वो जो है मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा जो विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे वो आपको बताना है। पहला है ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं। तो देखिए अलग अलग भाषाएं तो है ही नहीं, दोनों में मलयालम बोली जा रही है ना, क्योंकि एक ही क्षेत्र के हैं। अब मलयालम के 2 प्रकार हैं, तो ये भी गलत है, मलयालम के 2 प्रकार नहीं है। मलयालम की क्षेत्रीय बोली भी नहीं है। देखिए क्षेत्रीय बोली कब होती है, जैसे कि आपका जो एरिया आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से कम कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर जो है आपकी भाषा थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसको हम क्षेत्रीय बोली बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक ही जगह पर लोग रह रहे हैं और उन्हीं की जो है लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये हमारा होता है सामाजिक बोली, इसको हम सामाजिक बोली बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, मलयालम की सामाजिक बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए मैंने त्रिभाषा सूत्र को उस जो 1 घंटे की मैराथन क्लास ली है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में, ठीक है। दूसरा है मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। सो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। मातृभाषा घर की भाषा या क्षेत्रीय भाषा, ये तीनों भाषा जो है आपकी पहली भाषा के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी देखिए पहले वाले में लिखा है अंग्रेजी पहली भाषा के रूप में, ये तो ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरे में क्या लिखा है अंग्रेजी स्थानीय भाषा, तो ये भी नहीं है। लास्ट में क्या लिखा है हिंदी प्रथम भाषा, तो ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा था कि पहली जो भाषा होगी वो आपकी त्रिभाषा सूत्र के अकॉर्डिंग मातृभाषा रहेगी। अब मातृभाषा आपकी कुछ भी हो सकती है। अगर आप एक अंग्रेज फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपकी मातृभाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। लेकिन यहाँ पर मातृभाषा की बात हो रही है, तो पहली जो भाषा होगी वो आपकी मातृभाषा रहेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उस मैराथन वीडियो को जरूर देखना, जिससे आप जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बाकी के। देखिए जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें कुछ नया अगर आएगा तो मैं आपको यहाँ भी एक्सप्लेन करूँगी, ओके। क्वेश्चन क्या है, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाएं कि किस शब्द संपदा के अधिगम को इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्न शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। पहला है परिवार, दूसरा है संबंध, तीसरा है भावनाएं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या दे रखा है, नीचे दिया गया अधिगम कार्य, ये कुछ आपको काम दे रखा है, वर्क दे रखा है, ठीक है। किसको, शिक्षार्थियों को किसी टीचर ने भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। अलग अलग ग्रुप बना दिए गए बच्चों को, उनको ये वर्क दिया गया है। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम को इस
गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। तो ये जो शब्द संपदा है, इसकी लर्निंग को, इस एक्टिविटी को हम क्या नाम देंगे वो आपको बताना है। शब्द जाल, थीम आधारित शब्दावली, शब्द समूह या फिर समूह शब्दावली। तो आप यहाँ पर एक चीज़ का गौर करिए, यहाँ पर क्या है, परिवार है, संबंध है, ठीक है, और भावनाएं। यानी कि एक परिवार होता है, उसमें कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ संबंध होते हैं, और उसमें कुछ भावनाएं, फीलिंग्स भी। ऑब्वियसली अगर संबंध है तो फीलिंग्स भी रहेंगी ना। तो ये आपकी एक प्रकार की थीम है, तो थीम आधारित शब्दावली है, इसलिए इसको हम ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। यानी कि सहयोगात्मक मतलब एक साथ मिल करके उसका गठन करते हैं। ठीक है, शिक्षण की वह विधि, ओके, जिसमें एक टीचर भी है और 4 क्या हैं, स्टूडेंट हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है। संवाद मतलब बोला जाता है, डिस्कशन किया जाता है, आपस में बातचीत की जाती है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने दिया था, ZPD की बात हो रही है आपके यहाँ पर, जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट। ये आपका किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने। देखिए, अगर मैंने आपसे पेडागोजी का कहा था, पेडागोजी जो है आपके अदर सब्जेक्ट में भी हेल्प करने वाली है, तो अगर आपने वो अच्छे से पढ़ी है तो पेडागोजी में आपको जरूर जो है अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो और बड़ा मतलब पठन बोध में सुधार होता है, इस विधि को आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो जो ZPD है वो आपका डेवलप होता है और आपकी जो रीडिंग स्किल है उसमें भी सुधार होता है। इस विधि को, इस मेथड को आप क्या कहेंगे, मॉडल पठन, व्याकरण अनुवाद विधि, पारस्परिक शिक्षण या फिर संरचनात्मक पागम। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 हो जाएगा। इसको हम कहेंगे पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक मतलब जिसमें हम आपस में मिलजुल कर कुछ काम कर रहे हैं। आप देखिए, एक अध्यापक है, 4 विद्यार्थी आपस में मिलकर के कुछ काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ से भी इसको जो है पता लगा सकते हैं। ठीक है, आंसर का। और बाकी ZPD की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है जो वाइगोत्स्की थे वो किस पर ज़्यादा जो है बल देते थे, समाज पर। ठीक है, ग्रुप में काम करने को, समाज, सोसाइटी को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, सपोर्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंत्यक्रिया के लिए करते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है हिंदी पेडागोजी में, लेकिन मैंने आपको इंग्लिश पेडागोजी में BICS और CALP ये दोनों चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं। ठीक है, तो इसका जो फिलहाल करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। इसको हम कहते हैं बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं BICS। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी इससे और कुछ ऐसा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ये। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज जिसका यूज़ हम अपनी डेली बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, इंटरेक्शन करने के लिए करते हैं, वो हमारी BICS होती है। फिर आपका CALP क्या होता है, CALP मतलब जिसका यूज़ हम अपना एकेडमिक लेवल पर करते हैं, ऑफिशियल किसी से इंटरव्यू में जाते हैं वहाँ करते हैं, तो ये हमारा CALP होता है। अपनी किसी फील्ड में बहुत अच्छा करने के लिए करते हैं, वो हमारा CALP होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। तो उपचारात्मक शिक्षण मैंने पढ़ा रखा है हिंदी पेडागोजी की क्लास में। उससे देखिए, मैंने 2 आपको पढ़ा रखे थे, एक आपका उपचारात्मक था, दूसरा आपका निदानात्मक था। तो 2 शिक्षण मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, सबसे पहले आपका निदानात्मक शिक्षण होता है, यानी कि कमियों का पता लगाया जाता है निदानात्मक में, और फिर उसका कमी के लिए हम कैसे सुधार सकते हैं कमी को, उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा करेक्ट होने वाला है। उन शिक्षार्थियों अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं, बिल्कुल गलत। उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की ज़रूरत है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आप कुछ सुधार करेंगी, बच्चों की कमी का आपने पहले पता लगाया, निदान किया, उसके बाद आप कुछ सुधार करेंगे अपने शिक्षण में, जिससे आपके बच्चे और अच्छे से सीख पाएँ और उनकी कमियों को आप जो है दूर कर पाएँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। तो भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है, संकेत भाषा में व्याकरण होती है, तो ये तो सही है ना। दूसरा क्या है, संकेत भाषा के बहुत से प्रकार होते हैं, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। अब देखिए, यहाँ लिखा है संकेत भाषा में व्याकरण होती है, यहाँ लिखा है संकेत भाषा में व्याकरण नहीं होती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि सही कौन सा नहीं है, इसके बारे में गलत पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 गलत है, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं संकेत भाषा में व्याकरण नहीं होता। संकेत भाषा मतलब जो लोग गूंगे होते हैं, यानी कि जो लोग बोल नहीं सकते हैं, वो संकेत, यानी कि आपने देखा होगा वो संकेत मतलब इशारे करते हैं ना, आपके फिंगर से आपके अपने वो हाव भाव, यानी कि अपने फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं ना, और अपने हैंड्स मूवमेंट करते हैं, जिसके थ्रू आपको कुछ समझाने की, जो भी वो कहना चाहते हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी संकेत भाषा होती है। तो इसमें भी व्याकरण होती है, जैसे आपने अगर सुना होगा, ठीक है, जैसे कि जो लोग गूंगे होते हैं या फिर जो लोग सुन नहीं सकते हैं, उनको जो है हैंड मूवमेंट्स के थ्रू ही पढ़ाया जाता है, तो उनका भी व्याकरण होता है। हाथों के, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, अदरवाइज कि हाथों के थ्रू ही उनको सारे अल्फ़ाबेट जो होते हैं ABCD उनको बनाना सिखाया जाता है ना, तो वहाँ पर भी उनका अपना व्याकरण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। तो विस्तृत पठन यानी कि आप कंटिन्यूसली पढ़ते जा रहे हैं, उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है। आनंद के लिए पठन, सराहना बोध के लिए पठन, एक्सट्रापोलेशन के लिए पठन, व्याकरण अधिगम के लिए पठन। तो करेक्ट हो जाएगा 4th ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो विस्तृत पठन करते हैं उसका जो एम होता है वो व्याकरण अधिगम यानी कि व्याकरण को सीखना नहीं होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम किसी चीज़ को लंबे समय तक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई स्टोरी हो सकती है, कोई निबंध हो सकता है, तो हम उसमें हमारा इंटरेस्ट भी आ सकता है। ठीक है, उसमें हमें अच्छा लग सकता है पढ़ना।
तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। हम नियम पढ़ने के लिए ऐसा नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मिडिल स्तर पर। मिडिल स्तर देखिए, हम 6 to 8 जो होती है क्लास, उसको हम मिडिल स्तर ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिडिल स्तर की बात हो रही है, यानी 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट की। वहाँ पर एक टीचर यानी अध्यापन कराने वाली अध्यापक एक एक पाठ्य सामग्री या छोटी कहानी पठन के लिए देती है, यानी कि वो बच्चों को एक कहानी पढ़ने के लिए देती है और कहती है कि सत्ता और न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। तो जो स्टूडेंट है उनको क्या करना है, जो टीचर ने वो कहानी पढ़ने के लिए दी है उसके अर्थ पर और उसके विचारों पर चर्चा करनी है। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर वो जो है समालोचनात्मक साक्षरता कौशल जो है विकसित कर रही है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समालोचनात्मक का मतलब क्या होता है कि थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी जो थिंकिंग है उसको डेवलप कर रही है। देखिए, अगर आप किसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे तो ऑब्वियसली आपके जो विचार हैं उनका विकास होगा, है ना। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं अंतर्भाषिक पहचान क्या है। तो अंतर्भाषिक पहचान क्या होती है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइम जब भी ये आए तो आपको जो है पहचान लेना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। यानी कि सहजात भाषा से मतलब यहाँ पर आपकी मातृभाषा से है, जिस भाषा को आप सबसे पहले सीखते हैं, ठीक है। और लक्ष्य भाषा से मतलब यहाँ पर आपका जैसे जिस भाषा को आप सीखना चाहते हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो मान लीजिए आपकी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, और आप जो है इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो अंग्रेजी आपकी क्या होगी, लक्ष्य भाषा हो गई, और हिंदी आपकी क्या होगी, सहजात भाषा हो गई। तो इन दोनों में जो समान होते हैं शिक्षार्थी के निर्णय, वही आपकी जो है अंतर्भाषिक पहचान कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है, किसमें, अंग्रेजी भाषा में, और शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट जो होते हैं उनसे कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रही है, उसने जो स्टोरी सुनाई वो इंग्लिश में सुनाई, लेकिन बच्चों से वो ये कह रही है कि आपको जो भी लैंग्वेज आती है, जो भी भाषा आती है, आप अपनी भाषा में सुनाए, है ना। तो हो सकता है कि जो क्लास हो उसमें अलग अलग सबकी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हों जिनकी भाषा अलग अलग हों, हैं, तो होती भी हैं, ठीक है। फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्री युक्ति को किस रूप में जाना जाता है, तो आपको याद रखना है, इसको हम कहते हैं ट्रांस लैंग्वेजिंग, ठीक है। जहाँ पर कई भाषा जो है भूली जाती हैं, ठीक है। एक ही मतलब जहाँ पर एक ही चीज़ को जो है कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है, उसको हम ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो टीचर है उसी कहानी को इंग्लिश में सुना रही है और उसी कहानी को सुनाने के लिए वो अपने स्टूडेंट से उनकी अपनी भाषा में बोल रही है, तो इसको हम ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कक्षा 7 की अध्यापिका। देखिए, ये जो ट्रांस लैंग्वेजिंग है कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। कक्षा 7 की एक टीचर है, जोड़े यानी पेयर्स में कार्य करवाने वाली गतिविधि कर रही है, यानी कि जोड़ियाँ हो सकती हैं, जैसे 2-2 की जोड़ी ले ली उसने, 2-2 स्टूडेंट की, 2-2 बच्चों का एक पेयर बना लिया, जिसमें सभी जोड़ियाँ को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। यानी कि जो जोड़ी उसने बनाई है, मान लीजिए 3-3 की जोड़ी बना ली होगी, हम तो मान सकते हैं ना 2-2 की बनाई होगी। अब उन जो ग्रुप बनाए, जो जोड़ियाँ उसने बनाई हैं, उनको जो है 10 वाक्यों की कहानी बनानी है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। यानी कि जो पहली है वो क्या कर रही है, उस वाक्य को पढ़ रही है, और दूसरी जोड़ी क्या कर रही है, उसको लिख रही है। अब दूसरी जोड़ी दूसरा वाक्य पढ़ रही है और पहली जोड़ी उस दूसरे वाक्य को लिख रही है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक बार पहली जोड़ी लिख रही है और दूसरी बोल रही है, एक बार दूसरी जोड़ी लिख रही है, पहली बोल रही है ना। तो वो आपस में क्या कर रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे, तो आप इस गतिविधि को क्या कहेंगे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, जो मैंने मैराथन आपको क्लास करवाई थी वहाँ पर मैंने समझाया था कि श्रुतलेख क्या होता है। श्रुतलेख का मतलब होता है डिक्टेशन। एक आपकी टीचर बोल रही हैं, आप लिख रहे हैं, क्या है, डिक्टेशन ही तो है, इसी को हम श्रुतलेख बोलते हैं, ठीक है। तो पारस्परिक मतलब आपस में समूह में काम करना। अभी क्वेश्चन आया पारस्परिक का मतलब क्या होता है, समूह में काम करना। तो यहाँ जोड़ियाँ हैं, आपस में समूह में काम हो रहा है। एक जोड़ी है वो क्या कर रही है, बोल रही है, तो दूसरी जोड़ी लिख रही है, यानी कि डिक्टेशन हो रही है। डिक्टेशन हो रही है, कैसे डिक्टेशन हो रही है, पारस्परिक हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एक जोड़ी लिख रही है तो दूसरी जोड़ी बोल रही है, दूसरी जोड़ी लिख रही है तो पहली जोड़ी बोल रही है ना। इस तरीके से इसको हम कहेंगे पारस्परिक श्रुतलेख। नेक्स्ट है हमारा, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे। तो मैंने आपको पठन के प्रकार भी कुछ बताए थे आपको, है ना। तो वहाँ पर जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए, जब भी हम कोई विशिष्ट यानी कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि आप अपनी बुक में किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, तो आप उसको बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि पता नहीं कौन सी लाइन में आपका आंसर मिल जाए, है ना। तो ये हमारा बारीकी से पठन कहलाता है। और सरसरी तौर पर पठन क्या होता है, जैसे कि हम जो है ऐसे ही पढ़ते जाते हैं, बस जैसे बहुत जल्दी हमें कुछ ढूंढना है ना, बहुत जल्दी में मिल जाए तो मिल जाए, है ना। जैसे इसको मैं इस तरीके से समझा सकती हूँ। जैसे सरसरी तौर पर का मतलब होता है, जैसे आप किसी चीज़ की समरी निकालना चाहते हो, जैसे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर आपको स्टोरी पढ़ रहे हो और आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, आपको 5 मिनट में इसकी समरी मुझे बतानी है। तो आप उसको क्या करोगे, बारीकी से पढ़ोगे नहीं, आप उसको जल्दी जल्दी पढ़ोगे, जैसे आप एक उस स्टोरी के बारे में एक जिस्ट यानी सार उसका एक समरी ले पाएँ, जैसे आप बता पाएँ, है ना। तो ये आपका सरसरी तौर पर। तो ये दोनों पठन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। समालोचनात्मक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग आपको जो है ये तो ईजी है, ये तो आप समझ पाएंगे, है ना।
अपने विचारों को डेवलप करना, सोचना, है ना, ये समालोचनात्मक थिंकिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? तो प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है वो आपको बताना है, भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न या तत्वों को कैसे किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। किसी व्याकरणिक प्रश्न या तत्वों को कैसे किया जाए वो आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया, कक्षा 6 क्लास की स्टूडेंट है जिसका नाम श्रेया है, अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई आ जाती है। यानी कि उसके पापा मान लीजिए कोई जॉब करते हुए उनका स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। वो पंजाब में रहती थी पहले, लेकिन अब वो कहाँ आ गई है, ट्रांसफ़र होकर के तमिलनाडु में। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, यानी कि जब उसका जन्म पंजाब में हुआ होगा, राइट। अब उस पंजाब में हुआ होगा तो उसने पंजाबी सीखी होगी, है ना। अब पंजाबी सीख ली, ठीक है। अब उसको पंजाबी तो आती है। अब उसके पापा का हो गया ट्रांसफ़र, ठीक है। अब वो कहाँ पर आ गई है, तमिलनाडु। और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। तो वो क्या जानती है, इंग्लिश भी जानती है विद्यालय में, ठीक है। जिस स्कूल में उसने एडमिशन लिया है, उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। उसने जो तमिल है, यानी वो तमिलनाडु आई है तो ऑब्वियसली अब तमिल भी सीखेगी। अब तमिल वो कहाँ से सीखेगी, तो तमिल जो है वो कहाँ से सीखेगी, अपने आसपास के जो लोग हैं उससे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसने वहाँ से तमिल सीख ली। इंग्लिश उसने जो है अपने स्कूल में सीख ली। इस तरीके से उसने 3 लैंग्वेज सीख ली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आपको इन चारों में से बताना कौन सा सही है। पहला क्या है, अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी और तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पेडागोजी की जो मैराथन क्लास है उसमें, ठीक है। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, प्लीज़ उस 1 घंटे की मैराथन क्लास को जरूर देख करके आएँ, ठीक है। बाकी के जो बेसिक क्वेश्चन है ना वो आपके यहाँ से प्रैक्टिस से हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, अगर वो नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो भाषा अर्जन जो हम करते हैं, अर्जन के थ्रू हम क्या सीखते हैं, अपनी पर्यावरण से जो भाषा सीखते हैं, जनरली जो सीख जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारी क्या होती है, भाषा अर्जन, ठीक है। और भाषा अधिगम क्या होती है, जहाँ पर हम व्याकरण के कुछ रूल पढ़ते हैं, जहाँ पर हमको सिखाया जाता है। जैसे स्कूल में उसने अंग्रेजी सीखी तो ये भाषा अधिगम के अंतर्गत आई। लेकिन पंजाबी और तमिल उसने कहाँ सीखी, अपने पर्यावरण से, ठीक है। पंजाबी वो जहाँ पैदा हुई थी वहाँ के लोगों से सीख ली उसने, और तमिल वो जहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आई वहाँ से सीख ली। तो उसने पर्यावरण से सीखी, आपका क्या हो गया, भाषा अर्जन। तो यहाँ पर पंजाबी तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आइए, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, आज वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया क्योंकि फर्स्ट क्लास थी। कल से आपको जो है मैं इसको शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगी और कम टाइम में आपको 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।